चलो, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे हम। कल महात्मा गांधी तक बात पहुंची थी, है ना? और सुभाष चंद्र बोस 1915 में 9 जनवरी को आए गांधी। 1917 में पहला स्टेप लेते हैं चंपारण, बिहार में नील के किसानों के लिए। फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल। और 1918 में खेड़ा में क्रॉप फेलियर के लिए महात्मा गांधी का एक स्टेप। 1919 में महात्मा गांधी मुसलमानों का साथ देते हैं खिलाफत कमेटी के चेयरमैन बन के। 1920 में गांधी पूरे भारत को असहयोग में जोड़ देते हैं। और इसका पहला दिन जब था 1 अगस्त 1920, तो एक लीडर एक्सपायर हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक कोष का गठन बहुत अच्छा चला, लेकिन 22 में एक छोटी सी घटना, चौरी चौरा या चौरा चौरी कह लो, हत्याकांड, 22 पुलिसकर्मियों का जिंदा जलाया जाना। 23 में कांग्रेस में फूट, और कांग्रेस में एक स्वराज पार्टी नई पार्टी बन गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस, ये दो अलग अलग पार्टी हैं। ये फूट ज़्यादा दिखाई नहीं दी, पर लोगों का थोड़ा झुकाव स्वराज दल की तरफ हो गया। और इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सिस्टम को अंदर से कमज़ोर करेंगे, सिस्टम का पार्ट बन के। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसान पार्ट नहीं है सिस्टम का, तो देख लो 6-8 महीने हो गए। वहीं अगर ग्रुप डी पूरे देश में हड़ताल कर दे, तो एक दिन के अंदर पूरे देश में इतनी बदबू गंदगी इकट्ठी हो जाएगी कि सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी। या बैंक कर्मी कर दें या टीचर्स कर दें, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट हैं। तो इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए किसने कहा? हमें स्वराज दल ने। पर ये दल लंबा नहीं टिका, क्योंकि इसमें एक बड़े लीडर CR दास की डेथ हो गई 1925 में। और उसके बाद 27 में एक कमीशन आया, साइमन। इस साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में सब वापस इकट्ठे हो गए। और इसी का विरोध करते करते जब ये पहुंचा फरवरी 1928 में, तो पूरा साल ये भारत में घूमते रहे। और उसी सीरीज में जब ये लाहौर पहुंचे, तो वहाँ एक बड़े दल के साथ लाला लाजपत राय, अपने क्रांतिकारी लड़के, जो कि उन्होंने कहाँ तैयार कर रखे थे? नेशनल कॉलेज लाहौर में। 21 से चला था ना वो, इस असहयोग के दौर में। तो 1928 में जब इसका विरोध हुआ, तो लाला जी की डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय जी नवंबर 1928 में एक्सपायर हुए, या देश के लिए शहीद हो गए। और तिलक जो है 1 अगस्त 1920 को चले गए। तो लाल बाल पाल की कहानी, फिर वो एक तीसरे थे, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1929 अब एक नई विचारधारा जन्म ले गई थी HSRA के रूप में, क्योंकि वो भी पैरेलल में 1924 से काम कर रहे थे। पहले HRA बनाई आज़ाद ने, और उसके साथ कई संगी साथी, जिन्होंने एक ट्रेन लूटी। कौन से सन में? 1925 में। कौन सा कांड था ये? काकोरी। हाँ, इसमें पैसे के लिए काम किया गया, लेकिन सारे पकड़े गए और सजाए मौत, फांसी, काला पानी। बस एक आज़ाद थे जो बच के भाग निकले और अंग्रेज़ों के हत्थे नहीं चढ़े। आज़ाद ने फिर एक कोशिश की और HSRA बनवाई 1928 में। ये कानपुर में बनी थी, ये दिल्ली में बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आज़ाद और दूसरा टक्कर का नाम था भगत सिंह का। लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी गड़बड़ियों के चलते ये भी पकड़े गए और अपने आप अपनी गिरफ्तारी दी। और 1929 में जब इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुए, तो पुरानी सारी फाइल्स उठा के अंग्रेज़ों ने खोल दी, जिसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें सैंडर्स का मर्डर किया था। किसने? और आज़ाद उसके हेल्पिंग हैंड बने थे ना। ये फाइल दोबारा से खुली और इसमें फिर पूरी पुरानी किस्से, भाई कहाँ बम फेंका गया, किसी की बग्गी पे बम फेंका, अंग्रेजों का मर्डर किया, सारी फाइल खुलती चली गई। फाइनली जाके आज़ाद तो बच निकले, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई। जब ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक शब्द का यूज़ किया, पूर्ण स्वराज। और भारत का एक झुकाव पूर्ण स्वराज की तरफ भी देखने में आया। तो अब दो विचारधाराएं, एक क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं और एक अपने कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। 1930 में गांधी ने सबको वापस जोड़ने के लिए एक नया आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इन्होंने एक लंबी यात्रा 24 दिन तक लगातार पैदल चले और 240 मील का सफ़र तय करते हुए 390 किलोमीटर क्रॉस करते करते ये साबरमती आश्रम, जो इन्होंने 1915 में आते ही बनाया था, यहाँ से चलते 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 दांडी या डांडी नाम की जगह पहुँचे। आज ये आपके नवसारी ज़िला गुजरात में पड़ता है। और इस पूरे सफ़र में चले तो थे 78 प्लस गांधी, लेकिन फिर सैकड़ों हजारों लोग जुड़ते जुड़ते एक पूरा कारवां इकट्ठा मिला दांडी नाम की जगह। और ये यात्रा स्टार्ट की थी 12 मार्च से और ये चली है 5 अप्रैल तक। 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे नमक कानून तोड़ा गया। और ये नमक कानून तोड़ना गांधी का एक तरह से सिंबल था कि देखो, अगर नमक के कानून को हम तोड़ सकते हैं तो हम सारे कानून तोड़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि अब इस आंदोलन में महिलाएं भी
आदमियों के साथ बिल्कुल बराबरी पर हर चीज़ में, कि अगर शराबबंदी का लागू करवानी है तो दुकानों पे महिलाएं दिख रही हैं, और घर में जो फालतू के अंग्रेजों के कपड़े हैं इनकी होली जलानी है तब महिलाएं आगे, तो महिलाएं आगे आई और आपकी आबादी का लगभग 50% हिस्सा सदा से ही महिलाएं रही हैं। तो अब बड़े पैमाने पर यह आंदोलन देखा गया, और इस आंदोलन की खासियत ये थी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो छोड़े ही छोड़े, आप लोगों ने क्या देना मना कर दिया? अगर आप टैक्स नहीं दोगे ना तो सरकार एकदम से एंटी हो जाएगी। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया, जगह जगह मारकाट मची, लेकिन देश के लोगों ने यूनिटी दिखाई, और ये बहुत बढ़िया आंदोलन 1930 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ। 1930 का एंड आ गया। अंग्रेज़ों को लगा ये आंदोलन ऐसा ना हो कि आज़ादी देनी ही पड़ जाए, तो कुछ ना कुछ करके कोई ऐसी टेक्निक अपनी यूज़ करें कि ये आंदोलन को बीच में रोकें। इन्होंने बहुत चालाकी से 1930 के एंड में एक बैठक करवाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये लंदन में की जाती थी, और इसमें भारतीयों को इन्वाइट किया और कहा तुम्हें बराबरी का दर्जा देंगे। देखो गोल मेज़ पे बैठा रहे ना, मैंने बताया था अगर मेज़ रेक्टेंगुलर हो तो हेड एक होता है, गोल में सब बराबर हैं। लेकिन हमने मतलब कांग्रेस ने इस आरटीसी का बाइकआउट किया। गए, रजवाड़ों से लोग गए, हिंदू महासभा गई, दलित के अंबेडकर गए, बहुत लोग गए, तेज बहादुर सप्रू गए, 89 लोग कहते हैं गए थे। लेकिन सिर्फ एक कांग्रेस या एक गांधी के न जाने से ये वेस्ट था, ये बेकार था, ये असफल था। फिर कहा गया कि भाई इस तरह तो बात नहीं बनेगी। फर्स्ट आरटीसी फेलियर, सेकेंड आरटीसी प्लान की गई, और इस बार प्लान किया गया कुछ भी करके किसको बुलाना है? ये 90 लोग ना आए कोई नहीं पूछने वाला, एक गांधी आ जाए हमारा काम पूरा। अब गांधी नहीं आएंगे क्योंकि गांधी अपना आंदोलन यहाँ चला रहे हैं। गांधी के ऊपर दबाव किसने बनवाया? इरविन ने। और इरविन ने गांधी को दिल्ली बुलाया, और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता किया गया, जिसमें एक फाइल पर साइन किए गांधी ने कि मैं अपना आंदोलन बीच में रोक के और लंदन चला जाऊंगा, बशर्ते कुछ मेरी शर्तें मानी जाएं। उन शर्तों में था कि भाई आप हमारे इंडियंस को जिनको पकड़ा है अपने रिहा कर दोगे, इस तरह की मतलब बहुत सारी बातें। लेकिन वो लड़के, वो 3 लड़के, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी से बचाने के लिए उसमें कोई पॉइंट शायद या तो गांधी जी ने नहीं जोड़ा या अंग्रेजों ने नहीं माना। अब ये तो हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं था। उस कमरे में सिर्फ 2 आदमी थे, या तो गांधी और या इरविन। फाइनली जब गांधी जी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को भाई तय कर चुकी है और वो उससे नहीं हटेंगे। महात्मा गांधी की बहुत बेइज्जती भी हुई, बदनामी भी हुई। और देखो हमने पढ़ा था कि इतिहास हमेशा पूछेगा कि गांधी जब उस टाइम पे इतनी ऊपर पलड़ा भारी था गांधी का, तो गांधी ने क्यों नहीं अपनी बात मनवाई? वैसे तो गांधी ने सारी बातें मनवाई, लेकिन इस बात पे गांधी अड़े क्यों नहीं? और गांधी का अड़ने का फर्ज इसलिए था क्योंकि इस टाइम पे गांधी की हर बात सुनी जानी थी, ये सबको पता था। जो भी हुआ 1930 में महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लगभग अनदेखा किया और अपने आंदोलन, जो कि जितनी जनता के मन से आंदोलन खड़ा हुआ था, उसको रोक के और कहां उड़ चले? लंदन। 1931 की घटना है ये। 30 में फर्स्ट आरटीसी है, 31 में सेकेंड। वहाँ गए और वहाँ उस मेज़ पे बैठ के कोई हमारी तब सुनता जब हम एक सुर में बात करते। यहाँ से गांधी बोल रहे हैं, यहाँ से अंबेडकर, यहाँ से हिंदू महासभा, यहाँ से कोई और। अंग्रेज चुप बैठे हंस रहे हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, आपस में इनकी नहीं निभती। हमारे देश में आके भी तू मैं से आवाज़ नहीं आए तो हमें कौन सुनने वाला था? और जिस आदमी की अपने देश में नहीं सुनी जा रही उसके विदेशी क्यों सुनेंगे? वापस आए और वापस आने के बाद कुछ नहीं निकला। आके जब कहा कि आंदोलन फिर से छेड़ेंगे तो पकड़ के सीधे जेल में। आंदोलन सुपर फ्लॉप हो गया। यानी वो सब फालतू में जो रुकवाया, जो इतनी एक्टिंग की, जो इतना वो 390 किलोमीटर चले और औरतें आई और शराब की दुकानों पे धरने दिए गए और कितना हमने मन से काम किया, वो सब फ्लॉप गया। एक ये गड़बड़ के कारण सेकेंड आरटीसी में हिस्सा लेके और वहां से असफल होकर लौटे। अंग्रेजों ने एक चीज भांप ली कि इंडियंस में यूनिटी नहीं है और इसका और फायदा उठा सकते हैं डिवाइड एंड रूल के पॉइंट पर। और आप अच्छी तरह जानते हैं अंग्रेज हमें पहले ही अलग कर चुके थे। 1909 में कौन कौन अलग किए थे? हिंदू मुसलमान। 1919 में हिंदू, मुसलमान और सिख। और अब 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड नाम का आदमी एक पंचाट लाएगा, अवार्ड लाएगा, कम्युनल अवार्ड, और कहेगा एससीज का तुम्हारे देश में बहुत शोषण हो रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब तुम लोग शोषण कर रहे हो, हमें दिख रहा है, इसलिए हम इन्हें आरक्षण देंगे। और हिंदुओं को, मुसलमानों को और सिखों को अलग करने के बाद अब किसको अलग करेंगे? एससीज को भी लगेगा कि हाँ हमारा शोषण हो रहा है, जो हो भी रहा था, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेज किसके भले थे ये सोचने की बात थी। इन मुसलमानों को अलग करके एक लीग बनवाई थी ना, मुस्लिम लीग, अब उसका कोई अता पता नहीं, इनको कोई होश नहीं लीग काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो दिखावटी करवाया। सिखों को अलग करके इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, किसी के भले नहीं थे। एससीज को अलग करके भी एससीज का इनको कुछ नहीं करना था। ये बात हमें दिख रही थी और खासकर गांधी को दिख रही थी। गांधी ने एससीज को अलग करने से मना कर दिया और एक जेल में थे। कौन सी जेल में? यरवदा। वहीं गांधी जी ने आमरण अनशन किया, 5 दिन की भूख हड़ताल, पानी पिए बिना, तबीयत बिगड़ी। और 26 तारीख को गांधी और अंबेडकर के एक फाइल पर साइन हुए जिसको हिस्ट्री में नाम दिया जाता है पूना पैक्ट। तो आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। किसने कर रखा है ये?
गांधी ने। तो अब ये दलील दी जाती है दलितों द्वारा कि भैया इसको वादे को पूरा करो, क्योंकि देखो तुम इसको मानते हो राष्ट्रपिता, और पिता ने एक बात कह दी तो लायक औलाद क्या होती है कि पिता की बात को, कही बात को उसके मरने के बाद भी फॉलो करे। ये दलील है, सही गलत मैं नहीं कह रही कि गलत है या सही है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि गांधी जी के उस टाइम के साइन का अब तक जो है आरक्षण का फायदा इतने साल बीत गए चलता चल रहा है। आरक्षण कायदे से लागू किया गया था संविधान लागू होने के 10 साल बाद तक के लिए, और उस टाइम कहा गया था 10 सालों में इन सबका विकास इतना कर देंगे कि सब इक्वलिटी पे आ जाएं, बराबरी पे आ जाएं, फिर कंपटीशन हेल्दी होगा। लेकिन वो 10 साल बढ़ते 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 आज़ादी के 75 साल होने को आ गए और अब तक वो बराबरी नहीं आई। तो वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की गड़बड़ है, हमारे राजनेताओं के अपने वोट बैंक के फायदे हैं। अब कोई चाहता ही नहीं तो क्या होगा। चलिए वो एक अलग मुद्दा है। गांधी ने पूना पैक्ट किया 1932 में, और इसके बाद थर्ड आरटीसी रखी गई। इस थर्ड आरटीसी में अगर मैं सच कहूं तो हमें बुलाया ही नहीं गया, और अगर झूठ कहें तो हम नहीं गए। भाई न्योता ही नहीं दिया तो तुम क्यों जाते, वैसे भी हमें जाना नहीं था। बहुत लोग गए लेकिन गांधी नहीं गए, कांग्रेस नहीं गई। तो कांग्रेस किस आरटीसी में गई है इकलौती? सिर्फ सेकंड में। दो आदमी हैं जो तीनों आरटीसी में घूम के आए और दोनों बड़े आदमी हैं। एक है BR अम्बेडकर और एक कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों लॉयर हैं। दोनों ने ये पढ़ रखा है अपना, जिसको बोलते थे बैरिस्टर बन के लौटे। तो दोनों लॉ पढ़ के आए हैं, दोनों को समझ भी बहुत है, दोनों बड़े वकील हैं, और दोनों पहुंचे हैं 3 बार आरटीसी में हिस्सा लेने लंदन। 1931 30 पहले 30, 31 और 32। 1932 के इसके बाद अंग्रेज बहुत चालाकी से तुम्हारे देश के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आएंगे 1935 का, भारत सरकार अधिनियम, और उस अधिनियम के बेसिस पर तुम्हारे देश में इलेक्शन होंगे। मैंने कल भी बताया था 1900 कौन से सन में इलेक्शन हुए? 37 में, 1937। कितने प्रांतों में हुए ये? 11, जिनमें से कांग्रेस कितने में आई? 8। किन 3 में नहीं आ पाई? पंजाब, सिंध और बंगाल। आपकी कांग्रेस जीतने का सबको खुशी थी, लेकिन किसको बहुत दुख था? मुस्लिम लीग। और जब 2 साल तक ये टाइम काटने के बाद इनको ये टाइम कैसा लगा होगा, 37 से जाके 1939 में क्या स्टार्ट हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आपसे बिना पूछे इन्होंने कह दिया इंडिया भी लड़ रहा है। फिर हमने कहा ऐसी सरकार का क्या फायदा जब ना हमसे पूछा जाता ना हमें बताया जाता, फिर हम सरकार क्यों बना के बैठे हैं? और हम लोगों ने उस सरकार से इस्तीफा दे दिया 1939 के नवंबर में। और इतनी खुशी मनाई इन लोगों ने। 22 दिसंबर को इन्होंने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। ये यूं खुश हैं कि हम नौकर बन के जी लेंगे अंग्रेजों के, लेकिन इंडियंस के अंडर रहते हुए कांग्रेस के अंडर हम काम नहीं करेंगे। और 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मना के बहुत जल्दी प्लानिंग की, और मार्च में ये लगा लो कि कितने 3 महीने पूरे नहीं बीते, मार्च में इन्होंने कह दिया हमें क्या चाहिए? अपना अलग राष्ट्र। और उस राष्ट्र का नाम क्या रखेंगे हम? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कल मैंने कहानी बताई थी। 1920, 30, 33, 40 तक एक लंबा सफर तय करके फाइनली इसका नाम क्या रख दिया गया? पाकिस्तान। मोहम्मद इकबाल, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा, उसने कहा था 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। फिर एक आदमी जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, जो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, लंदन में पढ़ता था, उसने कहा था हमारे देश का नाम हम क्या रखेंगे? पाकिस्तान। 1933 में उसने कहा था, और अब 40 में आपने डिमांड उठा दी, जिन्ना ने कहा हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। इतनी कहानी कल हमने पढ़ ली थी ना। फिर इसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमें खुश करने के लिए एक मिशन भेजा था, क्रिप्स मिशन, लेकिन गांधी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू बोले जिसका बैंक भी नष्ट होने वाला है। हमने क्रिप्स की बात नहीं मानी, और हमने एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत अच्छा चलता, लेकिन गांधी को पकड़ के पहले कहाँ बंद कर दिया? आगा खां पैलेस में। जेल नहीं थी, नजर बंद किया था एक घर के अंदर, भाई यहाँ से बाहर नहीं जाना। और इस तरह आपका वो आंदोलन यंग लड़कों ने संभाला, तो हिंसात्मक कार्यवाही हुई, उसमें लोग मारे गए, बैंक जला दिए, लूट लिए, रेलवे स्टेशन पे आग लगा दी। और इस तरह 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका एक अलग ट्रैक पकड़ गया। तो अंग्रेज पहुंचे गांधी के पास कि गांधी जी आप कह दो कि निंदा करता हूं मैं। तो गांधी ने कहा मैं क्यों कहूं, मैं तो कहता हूं जैसा जिसको करना है करो। और गांधी ने अपने शब्द वापस, वो जो हर बार था ना कि मैं निंदा करता हूं भारतीयों की, इस बार वो शब्द नहीं बोले, तो हमें एक और तरीका मिल गया। मैंने आपको कल एक महिला का नाम बताया था, क्या काम किया इन्होंने? कांग्रेस का रेडियो, और कैसे गांधी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। अब इस टाइम पे ना लोग अपने आप ही क्रांतिकारी बन गए, क्योंकि आपके देश में क्रांतिकारी हैं ही नहीं। क्रांतिकारियों का एक दौर हमने देखा था, या तो तब जब एक सबसे जवान लड़का जिसका नाम था खुदीराम बोस, सबसे यंग, जिसको फांसी दी गई थी, जिसने देखो एक मैंने बताया था जज को मार दिया था, और फिर कैसे हांफता हांफता पता नहीं कितने मील चलता गया था, इसके चप्पल जूते भी रास्ते में टूट गए, क्योंकि एक रात में साथ लड़के ने 25 मील का सफर तय किया। तो कितना चला, रास्ते में कहीं पानी नहीं, पूरा ऐसे धूल से तरबतर इसका शरीर, पसीने और बुरा हाल। इसको देखते ही लगा लोगों को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर ये पकड़ा गया था ना खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को शूट कर लिया था, ये पकड़ा गया था, और फिर इसको अंग्रेज जो है बैठा के रेलगाड़ी में और लाए थे, इनके ऊपर मुकदमा चला, और फाइनली इसको फांसी। ये
आज तक का यंगेस्ट है, इससे कम उम्र के किसी लड़के को फांसी नहीं लगी। इसका नाम क्या था? या तो ये क्रांतिकारी थे बंगाल के प्रफुल्ल चाकी जैसे या खुदीराम बोस जैसे, जिन लोगों ने बहुत कोशिश की और जो बहुत एग्रेसिव थे। जैसे एक क्रांतिकारी होते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक थप्पड़ मार दिया, कुछ बाद में बदला लेंगे। ये इस तरह के थे कि नहीं, मार भी कैसे दिया, अभी के भी बदला लेंगे। ये बहुत एग्रेसिव मोड के लड़के थे। और ये सारे जितने भी थे ना, ये किस तरफ पाए गए? बंगाल। और यही कारण था कि बंगाल में दमन चक्र बहुत हाई लेवल पे चला कि जहां जो लड़का ऐसा करता मिले तुरंत मार दो, क्योंकि ये आज एक है, कल ये 100 को अपना विचार देगा और 100 लड़के ऐसी बात फिर करेंगे। कई क्रांतिकारी संगठनों को तो जहां 17-17, 15-15 साल के लड़के जाते थे, इतनी बुरी तरह मर्ममता से खत्म किया, बस फांसी नहीं दी, बाकी अधमरे करके छोड़ दिए कि इनके मन में खौफ बैठ जाए। एक ये दौर था। फिर एक दौर हमने देखा किसने खड़ा किया था बहुत बड़ा आंदोलन? आजाद ने। आजाद ने अपने जैसे नौजवान, आजाद भी तो यंग थे, 24 साल के अपने आप को शूट किया था जब कहा था कि अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं है जो मुझे मार सके। तो 24 साल का लड़का था। सोचो 6-8 साल, 15 साल के थे जब पहली बार पकड़े गए थे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते। मैंने शायद बताया भी था, इनकी पेशी हुई थी, जैसे 5-7 लड़के थे ये, इनको पकड़ के ले गए। तो इनसे पूछा नाम, तो बोले आजाद। माँ का नाम सुना होगा ना, ये आजादी, पिता का नाम स्वतंत्रता। तो बोले मारो इसको डंडे, 15 बेंत मारो इसको। तो मारे तो हर बेंत पे वंदे मातरम भारत माता की जय। फिर उस जज ने कहा पागल है, भगाओ इसको। और इस 15 साल के बच्चे को फांसी तो दे नहीं सकते, तो इसका वो एक इंपॉर्टेंट जो रोल था वो बचपन से लगा कि ये कुछ अलग बनेगा, और अलग ही बना। आजाद ने बहुत कोशिश की बड़े बड़े संगठन बनाने की, जिसमें से आप नाम जानते हैं HRA और HSRA। पर सबसे बड़ी कमी एक तो पैसा खला, क्योंकि पैसा नहीं है तो आप क्रांति कैसे करोगे? कहाँ से हथियार लाओगे? कहाँ से संगठन बनाओगे? खाना पीना कहाँ से करोगे? क्योंकि जो संगठन का आदमी है वो कमाई करने निकलेगा तो फिर देश के लिए क्या करेगा? जो देश के लिए काम करे ना, वो मेंटली फ्री होना चाहिए। अगर उसको सुबह ड्यूटी पे जाके 8 घंटे की नौकरी करनी है तो वो देश के लिए क्या करेगा? जितने लोग देश के लिए काम कर रहे हैं ना, इनको बिल्कुल दिमाग से फ्री होना चाहिए। रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से, फ्री होंगे तो ही तो कुछ सोचेंगे। अब हमारी तरह ही काम करते रहेंगे तो देश के लिए क्या सोचेंगे? सबसे बड़ी कमी जो अखरती थी वो पैसा नहीं था क्रांतिकारियों के पास, और पैसा नहीं है तो रोजी रोटी में लगा रहेगा, क्रांति का सपना भी नहीं ले पाएगा। और इस तरह से आजाद का और भगत सिंह का एक दौर था। ये भी क्रांतिकारी थे, इनको तो बिल्कुल ही कुचल डाला, इनको भी कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग बात है कि इनके साथ पढ़े लिखे लोग जुड़ गए, जैसे वो ज्यादा यंग एज के लड़के थे, ये थोड़े से मेच्योर थे, समझदार थे। फिर इनको कहीं ना कहीं एक अपना रोल मॉडल दिखे, वो 3 आदमी। कौन कौन? लाल, बाल और पाल। ये मेच्योर लीडर्स थे। ये कोई ऐसे 18-20 साल के लड़के नहीं थे कि भाई ये देश के लिए मरने की बात करते थे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से, मेच्योरिटी से, परिपक्व थे। ये थे बिल्कुल नादान, बस एक बार ठान लिया कि दूसरे को मारना है तो मारना है, फिर ये कुछ नहीं सोचते आगे पीछे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। इनको देखे तो ये समझदार है, मेच्योर हैं, ये सोचते हैं कि इस बात का आगे प्रभाव क्या पड़ेगा और उसको मैं अभी कैसे डील करूं। ऐसे ये लोग थे। ये भी इन दोनों के बीच के मान लो, इन्होंने अपना गुरु माना इन लोगों को कि लाला जी की तरह हमें काम करना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की तरह और बिपिन चंद्र पाल की तरह। ये समझ में आ गया सबको? चलो, इसके बाद एक लड़का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अब 2 कड़ियां हो गई। तीसरे एक लोग और हैं जिनको आप प्रॉपर क्रांतिकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत बहुत की कि देश आजाद हो जाए, जिनमें हमने कल एक नाम लिया था सुभाष चंद्र बोस का। अगर तुम इनको पढ़ोगे ना तो तुम्हें फील होगा ये भी क्रांतिकारी ही थे, लेकिन ये थोड़े से अलग क्रांतिकारी थे। कैसे? इन्होंने कांग्रेस से एंटी होकर कभी काम नहीं किया, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। और सुभाष चंद्र बोस गांधी को सच में एक बड़ा लीडर मानते थे। जैसे भगत सिंह भी गांधी के बहुत बड़े फैन थे एक दौर में। और भगत सिंह वो लड़का है जो 1907 में जन्मा, और जब गांधी जी ने 1920 में, 13 साल की उम्र का था ये कहा कि स्कूल जाना छोड़ दो, तो भगत सिंह स्कूल जाना छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा गांधी जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। गांधी जी की बातों को ऐसा मानते थे कि जो गांधी ने कह दिया पत्थर की लकीर। इनका गांधी पे से विश्वास कब उठा? जब चौरा चौरी हत्याकांड में 22 लोगों के मरने के बाद इन्होंने ऐसा देखा कि ये क्या हुआ। और इससे पहले जब ये नहीं हुआ था जलियांवाला बाग, तब इनके मन में बहुत नेगेटिविटी आई थी, गांधी को लेकर नहीं, अंग्रेजों को लेकर। गांधी को भगत सिंह ने त्याग दिया था और कहा था गांधी जो रास्ता सोच रहे हैं ना, वो कभी भी देश को आज़ादी के रास्ते पे अगर ले भी गया तो सच की आज़ादी नहीं दिलवा सकता। और ये सच्ची बात दिखती है पढ़ने के बाद कि भगत सिंह की कही वो बात आज 16 आने सच है। भगत सिंह ने कहा था जो आज़ादी कांग्रेस डिमांड कर रही है ना, वो कुछ आज़ादी नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर होगा पावर का। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज इंडिया पे राज करेंगे, जिसमें इन्हीं लोगों के बीच में से लोग बन जाएंगे नेता। लेकिन ना तो यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होगी, ना यहाँ पे देश के विकास की बात होगी। सेम कंडीशन जैसी आज हमें फील हो रही है ना, ये भगत सिंह ने 1930 में कही थी कि जिस आज़ादी के ट्रैक की बात कांग्रेस कर रही है, अगर इस आज़ादी पे हम भारत को देखें तो भारत कभी विकसित नहीं होगा। आप आज भी देखो आपके देश में जो सबसे बड़ी अहम समस्या होनी चाहिए, सबसे पहली समस्या वो होनी चाहिए हमारे देश में अशिक्षित लोग हैं। शिक्षित हैं लेकिन साक्षरता के फॉर्म में शिक्षित हैं। ये एक चीज होती है या अलग? साक्षर क्या होता है?
अक्षर आ गया, पढ़ना आ गया, तुम साक्षर हो। शिक्षित होता है जिसको समझ हो। समझ इंडियंस में बहुत कम है, बहुत ही कम, मुट्ठी पर इंडियंस हैं जिनको समझ है। साक्षर तो आपके देश का 75% है, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ना आने से आपके दिमाग का विकास हो जाता है? दिमाग के विकास के लिए आपको साइंस आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, आपके दिमाग को तर्क करने आने चाहिए, किसी भी चीज़ पे गलत क्यों है सही क्यों है ये समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये शिक्षित होते हैं। इस देश की बहुत बड़ी आबादी तो अशिक्षित है। अब तुम देखो, तुम में से जो बैठे हैं, एक आधे गधे को इतनी भी अकल नहीं है अभी भी कि ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। सोचो, वो साक्षर तो वो भी है ही ना भाई, BA BCom BSc, तुम सारे 12वीं से तो ऊपर के हो। तुम सब जितने लोग यहाँ बैठे हो 18+ हो सारे। लेकिन देखो, अब तुम में से भी कुछ लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित आदमी को ये पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत। साक्षर को ये अकल नहीं होती। इंडिया में 75% लोग साक्षर हैं, 25 तो साक्षर भी नहीं है। और शिक्षित का अगर निकालने लगे ना, कोई पैरामीटर होता है ही नहीं। तो आपके देश में शायद 10% लोग भी शिक्षित नहीं है, जिनको ये अकल हो, समझ हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ठीक है क्यों ठीक है, तर्क देना है, जिसको साइंटिफिक एटीट्यूड ही नहीं है लोगों में। आप खुद देखो, कितनी बड़ी महामारी में हम पिछले साल जिस स्टेज पे थे, आज भी तो वहीं खड़े हैं। 2020 में जो हमारी स्थिति थी, 21 में, और मैं आपको बता दूं 22 में भी ऐसी ही रहनी है। अगले साल भी अगर ये वायरस नहीं गया तो जैसी आज महामारी है ना, ऐसी ही आप अगले साल देखोगे। इस पूरे 1 साल में हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया अपनी हेल्थ फैसिलिटीज में, जबकि देखा जाए तो हमने कितना इंप्रूवमेंट किया ना। कहीं ये अपना इतना बड़ा ये कौन सा भवन बनाने लग गए, संसद भवन, इसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगेगा। इसकी बहुत जल्दी पड़ी थी क्योंकि 2024 के इलेक्शन होंगे, फिर उसमें एक बड़ा कुछ मुद्दा चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को काम दिया गया, बहुत सारा पैसा खराब किया। इस 1 साल में हम लोगों ने ऐसे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए? क्या ये नहीं पता कि WHO ने कह दिया कि ये बीमारी 4 से 5 साल कम से कम पकड़ेगी, और अब भी नहीं कर रहे? ये पता है कि बीमारी 4-5 साल पकड़ेगी, तो क्या 4-5 साल के लिए पूरे सिस्टम को ठप करके बैठ जाएं या सब कुछ रोक के बैठ जाएं? देश पता है कितना पीछे चला गया, अभी तुम्हें समझ नहीं है। देश बहुत पीछे गया। इस साल भी अगर शिक्षा नहीं हुई, अगले साल 5 साल, तो जो बच्चे 5वीं में थे वो बैठे बैठे 10वीं में आ जाएंगे। अब तुम्हें लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे दिमागी विकास जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक एज में, स्कूल एज में होता है। बड़े होने के बाद दिमाग का उतना विकास नहीं होता। छोटे बच्चे का दिमाग होता है खाली, उस टाइम पे आप जो सिखाओगे सीखेगा। तुमने देखा कई बार बच्चे बहुत पुरानी बातें भी याद रख पाते हैं। हम कहते हैं ऐसा तो हमने कब कहा था, कि नहीं आपने एक दिन ऐसा कहा था। उसको क्यों याद है? क्योंकि उसका दिमाग अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा। जितना दिमाग में डाल रहे हो उसकी समझ में आ रहा है, वो सीखता जा रहा है। आपने बच्चों के 4-5 साल अगर ऐसे बर्बाद कर दिए, तो फाइनली जो अगली पीढ़ी तैयार होगी वो महामूर्ख होगी। वो हो सकता है पढ़ने में मार्क्स अच्छे ले आए, लेकिन जो एक सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसको एक बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, वो तो नील कर दिया। और जब आपको पता है कि ये बीमारी 4-5 साल चलनी है, तो क्या इसके लिए कोई ऑप्शंस आपको तैयार नहीं करने चाहिए थे? कुछ नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। इसके ऊपर लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे? 21 में भी वैसे ही हो जैसे 20 में थे, और 100% 2022 में भी ऐसे ही मिलोगे। क्योंकि इस बार के बजट में तुमने कहाँ देख लिया कि फलाना बेड बनेंगे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? कहाँ लिखा था ऐसा? एक भी पॉइंट नहीं आया ना ऐसा। यानी जिस कंडीशन पे आ जाए 4 साल बाद भी वही मिलेंगे हेल्थ में। दूसरा, इस पे हम सोचते ही नहीं, इस पे साक्षर लोगों को अकल नहीं, शिक्षित देश में है नहीं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग सवाल नहीं करेंगे तो फिर सरकारों को क्या चिंता है कि तुम्हें रोजगार मिले ना मिले। अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षा, तीसरा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा हमारे यहाँ जो लोग हैं, अशिक्षित का ही कारण है कि लोग कितने रूढ़िवादी हैं, कितने अंधभक्ति करते हैं, कितने अंधविश्वासी हैं। जैसे इस मॉडर्न टाइम में भी लोग ये मान के बैठ गए कि जो होगा वो भगवान देख लेगा, या ताली और थाली बजाने से चीज़ें सुधर जाएंगी। अब इस साल देख लिया ना कितना भयानक रूप है, क्या पता अगला साल कैसे आए, किसी को नहीं पता। पूरे वर्ल्ड को ये बात पता थी और हमें भी पता थी, सबको सुनी, सबने थी। ये WHO ने कहा था ये महामारी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आपने टीके बना लिए, तब भी देखो लोग दोबारा से टीका लगवाने के बाद भी लोगों को हो रही है ना बीमारी। घातक है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन बीमारी की चपेट में तो आ ही रहे हैं। अगले 4-5 साल ऐसा चलने वाला है पूरे देश में। ये रह रहे के वेव्स आएंगी। अब जैसे एक बार पीक पे जाके, आज मेरे ख्याल 3 लाख के आसपास केसेस से, फिर एक बार नीचे आएगी, फिर लोग फिर फ्री हो जाएंगे, फिर किसी को मतलब नहीं बेड है कि नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं है। 6-8 महीने बाद जब फिर से वेव आएगी ना, फिर भागेंगे कि हाय देश में क्या हो रहा है, हाय देश में। इन 6-8, तुम खुद देखो, नवंबर से हमारे देश में केसेस घट गए थे, और नवंबर से मार्च तक अब ज्यादा चिकचिक नहीं थी ना, बिल्कुल सब लोग फ्री थे। इस दौरान क्या सरकारों ने कोई स्टेप लिया था? कुछ नहीं हुआ। कहीं हमने नहीं पढ़ा कि फलाना जगह बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, जहां थे वहीं हैं। कल मैं मनीष सिसोदिया को सुन रही थी, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे दिल्ली में सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची है हॉस्पिटलों में कि 10-12 घंटे जो है हम निकाल पाएंगे, और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तुम सोचो, वैसे वो कह रहे हैं कि बेड्स भरे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, 10-12 घंटे बाद तो सब मरने की कंडीशन पे आ जाएंगे इस हिसाब से। फिर इतने 6 महीने तुमने क्या किया जब सब कुछ खुला हुआ था? वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सेंटर से मिलती है ये चीज़ हमें। मतलब ये तो ये हो गया ना, मेरी गलती नहीं तेरी, वो कह रहे हैं मेरी नहीं तेरी। अरे तेरी मेरी गलती बाद में देखना, ये देखो मिलके भी क्या किया तुमने, पूरे देश ने, क्योंकि किसी का
का ध्यान ही नहीं था कि ये वेव, और ये वेव तीसरी बार भी आएगी, ऐसा नहीं कि अब ये चली गई तो चली गई, ये फिर आएगी, उसके लिए भी सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि लोग अशिक्षित हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं साक्षरता और शिक्षित की। वापस आते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस किसको अपना गुरु मानते थे? एज सच गुरु नहीं, लेकिन वो कहते थे गांधी सच में एक मास लीडर है, और उन्होंने कहा था महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहा कब? जब देश निकल चुके थे, देश से निकाला दिया जा चुका था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के व्यूज बिल्कुल अलग, जैसे नदी के दो किनारे बिल्कुल अलग, लेकिन टारगेट दोनों का एक, भारत की आज़ादी। अब सुभाष चंद्र बोस भी आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं और गांधी भी। सुभाष चंद्र बोस एक्टिव मेंबर बन गए कांग्रेस के, और धीरे धीरे करके, तुम्हें पता है ये उस टाइम पे सिविल सर्वेंट बने थे। इनका इंग्लैंड में जाके कौन सा रैंक आया था? कितनी बड़ी बात है, अंग्रेजों के देश में जाके उनके लड़कों को पीछे करते हुए चौथे नंबर पे 1 साल की तैयारी में उनको लीड कर गए थे। तो ऊपर के 10 की तो बहुत इज्जत होती है ना, ये चौथे रैंक पे खड़े थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत अलग दिमाग के आदमी थे, और एक तरफ ये कहते थे कि गांधी जी लीडर हैं, मानता हूं मैं भी, लेकिन गांधी जी का तरीका जो है ना, इससे मैं खासा सहमत नहीं हूँ। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जब भी काम कर रहे थे, जब वापस आए थे वहां से पढ़ लिख के काबिल बन के, तो लगभग 10 साल इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और ये कांग्रेस के छोटे लेवल पे पहले जैसे नौजवानों की जो विंग थी ना, उसके हेड बने, फिर ये बड़ी विंग में आए, लायक थे, काबिल थे, जल्दी ही निखर के ऊपर की तरफ पहुंच गए। एक बार कहीं पे कहीं ऐसे ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव थे, तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस तब यंग थे, मतलब अध्यक्ष नहीं बने थे। तो जैसे महात्मा गांधी ऐसे कहीं पूरा स्टेज लगा हुआ था यहाँ मान लो, और यहाँ पूरा पंडाल भरा था, तो सारा अरेंजमेंट सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी और नेहरू आने वाले थे। नेहरू और सुभाष बराबरी के हैं, गांधी जी इनसे लगभग 20-25 साल बड़े हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने सब कुछ अरेंज किया, सारा सिस्टम, कहाँ बैठना है, क्या करना है, और बाहर यहाँ ना ऐसी लाइन लगवा दी। 2 अपने नौजवान लड़के इन्होंने तैयार कर रखे थे, बड़ी सी ऐसे लाइन बनवा दी। ये क्यों बनाई गई? जब गांधी जी आए तो सबको सल्यूट करना है और वंदे मातरम बोलना है। तो महात्मा गांधी आए और उनके साथ नेहरू और बहुत सारे लीडर्स, तो जैसे ही वो पंडाल की तरफ बढ़े तो इन्होंने सल्यूट मारा और वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो कितना अच्छा लगना चाहिए था, कितनी पॉजिटिव चीज थी। लेकिन जब गांधी यहाँ पहुंचे ना स्टेज पे, तो बोले सुभाष चंद्र बोस को, क्या बंदरों की फौज तैयार की है तुमने? मतलब कितनी अजीब बात है कि कितनी अच्छी चीज को उन्होंने कहा कि बंदरों की फौज तैयार की है, और मजाक उड़ाया सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन सुभाष बुरा नहीं माने, बोले ठीक है गांधी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लगा अगली बार कुछ अलग करेंगे। यानी सुभाष चंद्र बोस का दिमाग जो था वो थोड़ा मिलिट्री टाइप का था। उनको पसंद था कि जो लड़के उनके अंडर काम कर रहे हैं वो टाइम से उठें, टाइम से मतलब जॉगिंग करें, फिट रहें, फिजिकली फिट हों। और शायद यही कारण था कि जब देश निकाला दिया गया तो अपनी जो फौज बनाई, तुमने मूवीज में देखा उनकी फौज जो थी पूरी मिलिट्री टाइप थी, वैसे ही लड़के तैयार किए इन्होंने, सुबह उठना और भागना, दौड़ना, फिजिकली फिट होना। जैसे गांधी जी की ऐसी कोई फौज नहीं थी, गांधी जी की फौज थी आम आदमी, तुम हम जैसे लोग, जिसमें कोई पतला है, कोई कमजोर है, कोई मोटा है, कोई लंबा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे फिजिकली फिट बनो और हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा जिसको देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है, पहली चीज वो मेंटली फ्री हो, वो फिट हो, वो फिजिकली फिट हो, तब वो देश के लिए लड़ पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचार शुरू से अलग थे, लेकिन जितनी खींच सकती थी गाड़ी उतनी खींची सुभाष चंद्र बोस ने। और फाइनली जब ये समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, तो इनको लगा कि मैं अब अध्यक्ष बन सकता हूं, मुझे जो है कोशिश करनी चाहिए, क्या पता मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं। और 1938 और 1938 के अधिवेशन में नाम डले। भाई कौन कौन चाहता है अध्यक्ष पद के लिए? तो सुभाष ने अपना नाम दे दिया। दूसरी तरफ नाम दिया गांधी जी ने एक लड़के का, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, इसका नाम था। और दूसरी तरफ टक्कर में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वोट डले वहीं पे, आम जनता नहीं, वो सारे कार्यकर्ता थे। वोट डले तो किसका नंबर ज्यादा आगे निकला? सुभाष चंद्र बोस का। इसका मतलब इनका चुनाव किस पद के लिए हुआ? अध्यक्ष। ये पट्टाभी नहीं हारे, ये कौन हारा? गांधी। और गांधी ने अपनी बेइज्जती फील की। गांधी को लगा कि ये हार पट्टाभी की थोड़ी, आदमी तो मैंने खड़ा किया, मेरी हार है। लेकिन कोई बात नहीं, गांधी इस बात को मन में दफन कर गए, दबा गए। अब हुआ क्या, जब 1 साल काम करते थे ना, तो 14 सदस्य मिलते थे, इनको बोलते थे कार्यकारिणी, यानी ये लोग मिलके काम करेंगे। तो इन 14 में से गांधी ने पता नहीं सिखाया या खुद उनके मन में आया, 12 लोगों ने कहा हम काम नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया। सिर्फ कितने बचे? 2 आदमी कांग्रेस के और 1 सुभाष चंद्र बोस। 3 आदमियों ने मिलके पूरे 1 साल की प्लानिंग की, पूरा साल सिर्फ 3 लोगों ने काम किया, 2 आदमी और 1 सुभाष चंद्र बोस इनका लीडर। और इन तीनों ने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया, कि जब अगले साल फिर से मुद्दा उठा अध्यक्ष कौन, तो सुभाष बाबू को लगा कि मैं और अच्छा काम कर सकता हूं इस एक्सपीरियंस के साथ। सोचो 3 आदमियों ने मिलकर पूरे देश को संभाल लिया 1 साल। 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम दिया, और यहाँ अपोजिशन में फिर से एक आदमी खड़ा हुआ जो हार गया। अब ये आदमी फिर किसने खड़ा किया था? गांधी ने। तो अब ये 2 साल लगातार बेइज्जती कहीं ना कहीं कौन फील कर गया? और गांधी ने कहा मैं कांग्रेस का त्याग करूंगा, शायद कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है।
और ये बात जैसे ही सुभाष को पता चली, पूरा पंडाल भरा हुआ था जगह जगह। जैसे जब ये बैठक होती थी ना, तो क्या करते थे, कहीं एक ऐसे बहुत बड़ा एरिया ले लिया, भाई यहाँ पूरे में बैठक होगी, फिर यहाँ ऐसे टेंट लगा लेते थे, अलग अलग टेंट हैं, फिर जिसमें टेंट के चारों तरफ कपड़ा लगा लेते हैं ऐसे कि भाई यहाँ कहीं गांधी जी हैं किसी टेंट में, वो अपनी गोष्ठियाँ कर रहे हैं, कहीं सुभाष हैं, कहीं ये अपना क्या नाम है, नेहरू हैं, या बड़े बड़े लीडर्स हैं। फिर ऐसे ये सारे अपना यहीं पे सोते बैठते खाते 3-4 दिन। और इसी दौरान फिर जैसे कोई बड़ा सा हॉल लिया, उसमें सारे ऑडिटोरियम में गांधी भाषण दे रहे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर नेहरू भाषण दे रहे हैं, फिर ये जितने भी हैं ये अपना सुभाष वगैरह, अंबेडकर तो खैर अलग रहे क्योंकि वो अपने दल के साथ ज़्यादा एक्टिव थे। तो यहाँ पूरा 3-4 दिन का प्रोग्राम था, सब अपने घर बार से तैयार होकर आते कि भाई 3-4 दिन देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे अध्यक्ष बनता था और यहाँ लगातार 2 साल अध्यक्ष के पद के लिए कौन चुना गया? अब इतने सारे लोगों के बीच में कौन बेइज्जती मान गया? और जब गांधी ने कहा कि शायद लोग मेरी विचारधारा से खुश नहीं है, भाई ये अगर बार बार जीत रहा है तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस का त्याग करता हूँ। तो फिर जिस टेंट में गांधी बैठे थे ना, सुभाष यहाँ गए और बोले गांधी जी अगर आपको मुझसे दिक्कत है ना, मैं त्याग करूंगा कांग्रेस का, आप नहीं त्याग करेंगे। आप देश में सबसे बड़े मास लीडर हैं और हम जैसों की क्या औकात आपके आगे, और आपको मेरी विचारधारा पसंद नहीं है, मेरा तरीका पसंद नहीं है, तो मैं कांग्रेस का त्याग करूंगा। और अपने गले में जो मेडल पहनाते हैं जीतने के बाद, एक ऐसे गले में जैसे एक सिंबल मान लो जीत का, वो उठा के गांधी जी के पैरों में रखा उतार के, और यहीं से बाहर निकल गए। और उसके बाद गांधी जी ने कोई स्टेप नहीं लिया, ना रोकने की कोशिश की गई, ना ये कहा कि कोई बात नहीं बेटे तेरी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन लोग तो तुझे ही पसंद कर रहे हैं ना, तो या तो मैं बदलूं या तो तू थोड़ा सा मेरी तरह, कोई मतलब नहीं, कोई बातचीत नहीं। और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जब अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले गए, तो गांधी जी ने फिर सब कुछ संभाल लिया और अध्यक्ष खुद नहीं बने, अध्यक्ष किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन इसको अगर तुम लॉजिकली देखो तो लोगों की पसंद कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कायदे से सुभाष को रहना चाहिए था। और गांधी जी का बड़प्पन किस बात में होता कि अगर सुभाष कह भी रहे थे कि मैं त्याग करता हूं, तो कहना चाहिए था नहीं हम दोनों मिलकर काम करेंगे, भाई तुझे तो लोगों ने पसंद किया और मेरी मेच्योरिटी मेरी समझदारी के कारण देश को फायदा होना चाहिए। लेकिन गांधी ने मुंह से ये शब्द निकाला ही नहीं कि नहीं तू रुक जा, और वहां से वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़े। अब अंग्रेजों को एक तरीका मिल गया सुभाष को खत्म करने का, क्योंकि सुभाष के सिर पे जो साया था ना कांग्रेस का, कांग्रेस के लीडर को हाथ लगाना मजाक नहीं था, कांग्रेस का वो साया हट गया। और सुभाष चंद्र बोस की मन की बातें सब जानते थे कि बोस इस तरह का आदमी है कि अगर जरूरत पड़ी ना अंग्रेजों को, तो कभी साथ अंग्रेजों का नहीं देंगे। इंडियंस के लिए मर सकते हैं पर अंग्रेजों को जितना हो सकता है और परेशान कर सकते हैं। और वो अगले ही साल आ गया वो मौका, क्योंकि 1939 इनफैक्ट 39 में ही आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ते ही गांधी जी ने क्या कहा जानते हो? गांधी ने कहा बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इस टाइम इनको और दुखी मत करो। देखो गांधी जी की विचारधारा, गांधी कहते हैं ये बेचारे पहले ही बहुत दुखी हैं, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम दुखी नहीं करेंगे। भाई जो पहले ही बेचारा परेशान है क्यों उसको दुखी कर रहे हो? नेहरू ने कहा मुझे नहीं पता भाई, नेहरू ने चुप्पी लगा ली कि मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, ना मैं इस तरफ ना मैं उस तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने खुल के कहा कि सही मौका है, आज ये परेशान है ना, अब सही मौका, इन्होंने हमें इतने साल दुखी किया, अब जब ये बाहर लड़ लड़ के दुखी है ना, ये बिल्कुल सही टाइम है, इस टाइम इनके ऊपर अटैक करो और इनको जड़ से खत्म कर दो। यानी दो उल्टी बातें हो गई ना, गांधी कह रहे हैं इस टाइम इनको बिल्कुल कुछ मत बोलो, और ये कह रहे हैं इस टाइम मौके का फायदा उठाओ, इनको इतना मारो पीटो, इनको परेशान करो कि ये भाग जाएं। तो सुभाष चंद्र बोस किसकी एंटी बात कर रहे हैं? लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के साए से बाहर हैं, तो अब ये बहुत आसानी से अंग्रेजों का टारगेट बनेंगे और अंग्रेज इनको 1-2 मामलों में फंसा के बुरी तरह और जेल भेज देंगे। और जेल भी कहाँ भेजेंगे? मांडले। मांडले एक ऐसी जेल जिसमें जो गया एक लंबी बीमारी से ग्रसित होकर फाइनली मरेगा, उसको टीबी कैंसर या कोई ऐसी बीमारी जो पकड़ी ना जाए, ऐसी होनी होनी है। मांडले जेल में इनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि मरने की कगार पर आने को हो गए। फिर अंग्रेजों को फील हुआ कि अगर ये मर गया ना तो लोगों की इंटीमेसी इसके प्रति जाग जाएगी, इसलिए मरने से पहले इसको रिहा कर दो। इनको बाहर भेज दिया, छोड़ दिया, लेकिन कहा कि छोड़ रहे हैं पर देश निकाला दे दिया। अगर भारत में दिखा, जिंदा छोड़ दिया लेकिन भारत में दिखा तो मार देंगे, तो देश निकाला, एग्जाइल में भेज दिया। सोचो अपने देश में अपनी मिट्टी में वापस नहीं आ सकते सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बोस बहुत समझदार आदमी है, देश निकाले में ये सोचा कि कोई बात नहीं, आज देश इनका 4-6 साल बाद तो हमारा ही होगा, फिर चला जाऊंगा। पर अपनी प्लानिंग की और सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत इसी दौर में एक इंपॉर्टेंट संगठन तैयार कर दिया था, नाम तुमने सुना भी होगा, आज़ाद हिंद फौज। सुनी है ये? आज़ाद हिंद फौज ये तैयार कर दी इन्होंने। इसका बैकग्राउंड अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये पहले से थी लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। एक आदमी था कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन वो इसको उतना कामयाब नहीं बना पाए जितना किसने कामयाब बना दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने टुकड़ी इकट्ठी की, यंग नौजवानों को जगह जगह से बुलाया कि आओ हम देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। याद करो इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था और हिटलर ने सबकी नाक में दम कर रखा था। कल मैंने बताया था ना, हिटलर सबको दुखी कर रहा था। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज बना के और जगह जगह से मदद मांगने के चक्कर में कि कहां से मुझे मदद मिलेगी। अब सुभाष चंद्र बोस को तेज दिमाग थे, पढ़े लिखे, दिमाग का यूज किया और सोचा कि जापान, जर्मनी और इटली ये किन के दुश्मन हैं? ABCRF,
बी मतलब कौन? ब्रिटेन। और हमारे ऊपर किसका राज है? इसका मतलब मैं या तो जापान से मदद ले सकता हूँ, ब्रिटेन के विपक्ष में मुझे मदद करेगा, या जर्मनी या इटली। इटली को छोड़ दिया, इटली की तरफ नहीं गए, पहले जर्मनी की तरफ कूच किया। सोचो भारत के बाहर एक आदमी कहीं जहां सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा है, वो इटली ये जर्मनी पहुंच गया। और जर्मनी में उस टाइम किसका राज था? हिटलर का। हिटलर मैंने शायद कल बताया था कैसा पागल आदमी था, बताया था ना, कैसे वो यातना शिविरों में पागल आदमी 60-60 लाख लोगों को उसने मार दिया। हिटलर, सोचो हमारे सुभाष चंद्र बोस को क्या जाने, और कौन सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सुभाष चंद्र बोस, जिसको इंडिया में लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो हिटलर से मिलने में कामयाब हुए। हिटलर और उनकी एक लंबी चौड़ी मीटिंग चली हिटलर के देश में, जर्मनी में, इनकी राजधानी बर्लिन में। इतना बड़ा आदमी सुभाष से मिला, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम हिटलर दुनिया का राजा था। जब सुभाष चंद्र बोस से वो मिलने को तैयार हुआ तो इनका 1 मिनट भी नहीं मिल सकता था, लेकिन इनके साथ इसने मीटिंग की पूरी। और मीटिंग में उसने कहा तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। इनका आइडिया क्या था कि मैं आपके जापान के सबके साथ मिलके और किस पे अटैक करूंगा? भारत पे, क्योंकि भारत मतलब उस टाइम ब्रिटेन था, और इनको खदेड़ देंगे तो आपका दुश्मन भी मर जाएगा और मेरा देश आजाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, विचार बहुत अच्छा है, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन इस दौर में 1942 में हिटलर एक गलती कर गया, ये बहुत बड़ी ताकत पे अटैक कर गया। कौन सी ताकत पर? शायद मैंने कल बताया था, सर्दियां आ गई और इसकी सेना बिल्कुल तितर बितर, बहुत बुरा हाल हुआ। ये इसकी लाइफ की बड़ी गलती है। यूएसएसआर पे अटैक करके हिटलर फंस गया, क्योंकि ठंड का दौर आ गया। अब हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करता अगर मैंने इस तरह से अपना ये भाई मैं इस तरह इस फ्रंट पे ना फंसा होता, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो हिटलर जो था वो मदद करने से मना कर देता है। तो मैं अब कहाँ जाऊँ? तो बोला तुम एक काम करो, जापान की तरफ निकलो, क्योंकि जापान हमारा दोस्त है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो फिर हिटलर के कहने के बाद ये वहां से उठ के किस तरफ आए? जापान। और जापान में उस टाइम एक आदमी था राजा, जिसका नाम था तोजो। तोजो, ये तोजो से मिले। तोजो ने कहा ठीक है, हमारा टारगेट भी तो भाई, हम भी तो चाहते हैं कि ब्रिटेन हारे, और ब्रिटेन कहाँ कब्जा जमा के बैठा है? भारत में। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा और ब्रिटेन के हाथ से उसका एक उपनिवेश छूट जाएगा। तो तोजो ने हमें मदद की गारंटी दे दी कि तुम अपनी फौज लेके, कौन सी फौज थी इनके पास? आज़ाद हिंद फौज लेके अटैक कर दो। और अटैक कहाँ करो? इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ना, मान लो ये वाला असम अरुणाचल, यहाँ ना थोड़ी सी कठिनता थी। मतलब ऐसा इलाका था कि बहुत ज़्यादा फौज नहीं आएगी, पहाड़ी इलाका, यहाँ बसेस नहीं थी, ट्रेवलिंग के साधन कम थे। तो अंग्रेज इस इलाके को बचाने की कोशिश करेंगे, पर बचाने में नाकामयाब रहेंगे। अगर तुम भाई यूपी पे अटैक करोगे तो वहाँ तो बहुत फौज भाग आएगी, दिल्ली से, हरियाणा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इस तरफ फौज नहीं आएगी, तो तुम यहाँ अटैक करो। तो सुभाष ने कहा हम अटैक कर तो दें, पर पहाड़ी इलाका है, हमारे पास साधन नहीं है। तो जापान का तो जो बोला, मैं गारंटी देता हूँ, मैं हेल्प करूंगा एयरफोर्स से, मैं बहुत सारे अपने लड़ाकू विमान जो है ना तुम तक पहुंचा दूंगा। टाइम टू टाइम तुम्हें हथियार पहुंचाएंगे उन विमानों से, और टाइम टू टाइम खाना और दवाइयाँ, क्योंकि जब ऐसे अभियान चलते हैं ना, चोट भी लगती है, दवाइयाँ भी चाहिए और बंदूक भी चाहिए। इन सबको लेके पैदल थोड़ी चढ़ेगा आदमी पहाड़ पे, सारे सामान को रसद चाहिए, तो उसमें हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। हमें हेलीकॉप्टर की मदद की गारंटी किसने दे दी? तो बिल्कुल मेंटली फ्री होके बहुत दमखम के साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिक चढ़ाई शुरू कर देते हैं, और ये यहाँ से भारत के इस हिस्से में घुस आते हैं। रातों रात जंगल जंगल चलते चलते, यहाँ घने जंगल हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश इसी इलाके में तो होती है। मासी ने नाम सुना है ना, चेरापूंजी। तो सोचो जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ जंगल ज़्यादा, यहाँ सांप बिच्छू पता नहीं कैसे कैसे जानवर, और कोई रास्ता नहीं, जंगलों को क्रॉस करके इस एरिया को कब्जे में लेना है। ये टारगेट है सुभाष चंद्र बोस और उनके नौजवान साथियों का, जो किसका हिस्सा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हम इस इलाके को जीत भी गए। हमने आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा झंडा फहरा दिया। उस तिरंगे को लगभग वो भारत जैसा ही था, बस उस पर एक दहाड़ता हुआ शेर था, वो झंडा हमने इस एरिया में लगा भी दिया। अब हमारा टारगेट था इस एरिया को पूरे को कवर करके, और यहाँ से एक पास एक रास्ता निकलता था जो पूरे भारत की तरफ एंट्री खोलता था। यहाँ तक पहुँचना हमारा टारगेट था। जब ये सब चल रहा था ना, तो हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, और 1940s के लेटर स्टेजेस की बातें हैं सारी, 1944 के आसपास की घटना है। धीरे धीरे ये जो जर्मनी, जापान और इटली का ग्रुप था ना, ये हार देखने लग गया। जगह जगह हर फ्रंट पे इनकी हार होने लग गई। तो जब आदमी हारता है तो पहले अपनी बचत, अपने आप को बचाएगा ना। भाई तुम्हारी मदद तब करेगा जब वो फालतू होगा, वो ब्रिटेन को तब मारेगा जब वो खुद जिएगा। पहली कंडीशन है मैं खुद जिंदा रहूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर तरफ जब ये लोग हारने लग गए, तो यहाँ जापान ने थोड़ा थोड़ा आनाकानी करनी शुरू कर दी। जैसे हम कहते हैं भाई हवाई जहाज भेज दो या अपने लड़ाकू जहाज, तो बोले हमारे पास अभी बहुत काम है और हम फलां फ्रंट पे जा रहे हैं, अभी हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और सोचो हमारी जो फौज यहाँ पहुंच चुकी थी, उसको मना कर दिया इन्होंने कहा हम नहीं पहुंचाएंगे ना हथियार ना खाना, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हमें पता नहीं कहाँ कहाँ फ्रंट पे भेजने पड़ रहे हैं अपने ये आदमी वायुसेना वाले। तो सोचो हम उनके भरोसे हम आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने हमें मदद करने से मना कर दिया। तो एक आदमी भूखे पेट कितने दिन लड़ेगा? गोलियां खत्म होंगी, खाना खत्म होगा, पानी खत्म होगा, तो उसको सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। फौज लड़ते टाइम जब काम
काम कर रही है ना, तो उसके बैक फ्रंट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो उसको हथियार पहुंचा रहे होते हैं, उसको खाना पहुंचा रहे होते हैं, जो वहाँ युद्ध में मारे गए उनकी डेड बॉडीज उठा रहे होते हैं, या जो घायल हैं उनका इलाज कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। इस टीम को हेल्प करने के लिए हमें तोजो की ज़रूरत थी, और तोजो ने यहाँ आके हमसे मुंह मोड़ लिया। तो सोचो, इतनी अंदर तक भारत की सेना, फौज, आज़ाद हिंद फौज जो घुस के जीत गई थी, अब उसका मनोबल टूटा, क्योंकि ना खाने को कई दिन हो गए, 3-4 दिन फौजियों को कुछ नहीं मिला, ना इनके पास हथियार, ना पीने का पानी। अब यहाँ से फिर मैसेज गया सुभाष चंद्र बोस का कि बेटा तुम लोग तो वहाँ फंस गए हो, और मारे जाने से बेहतर है वापस आ जाओ, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। भाई मरना क्या बेवकूफ़ी होगी ना, भूखे आगे कितने दिन बढ़ोगे, वापस लौट आओ। जब ये खबर मिली ना, सबका दिल टूट गया कि यार इतनी मेहनत से तो हमने ये अपना एरिया जीता था, और कुछ दिन और रुक जाते तो हम यहाँ से भारत के हिस्से में एंटर कर जाते। पर जब ये सुभाष चंद्र बोस का ऑर्डर आया कि वापसी, तो बहुत दुखी मन से फौज वापस लौटी। कोई ऑप्शन नहीं था ना, अब फिर दोबारा से सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, सब काम दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सब सोच के सोचो सुभाष चंद्र पे क्या बीती होगी, क्योंकि जो आगे बढ़े वो तो लीडर के कहने से बढ़े थे ना। लीडर जो प्लानिंग कर रहा था सुभाष चंद्र बोस, उसको कितना दुख, कितना धक्का लगा होगा कि क्या किया, फौज आगे तक पहुंच गई, फिर वापस बुलानी पड़ी। इसी दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड की तरफ पहुंच गया, और 1945 में जर्मनी के हिटलर ने सुसाइड कर लिया। स्टार्टिंग में ही जर्मनी के हिटलर का सुसाइड एक धक्का था जापान के लिए और इटली के लिए, क्योंकि जर्मनी तो गया, अब इटली और जापान फंसेंगे, और ये गुस्से का सारा वो इनके ऊपर निकलेगा। 45 में हिटलर के सुसाइड करने के बाद इटली ने भी अपने हथियार छोड़ दिए और कहा मैं नहीं युद्ध में लड़ता, जो करना है कर लो, मैं मरने को तैयार हूं, पर युद्ध नहीं करूंगा। अब सारा गुस्सा किस पे निकलेगा, जापान पे, और ऐसा हुआ। हिरोशिमा का नाम तुम सबने सुना है, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने तोजो के देश को टारगेट बनाया, और दोनों देशों पर हथियार, ये एटम बम गिरा के, और इनकी पूरी कहानी को खत्म कर दिया। तो तोजो कहाँ से हमारी मदद करता। उस दौर में कहते हैं, अब ये पता नहीं सच है कि झूठ है, कि एक आधा जो हेलीकॉप्टर था उसने हमारी मदद की थी, और ताइवान के आसपास एक हेलीकॉप्टर में बैठ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके 2-3 बहुत खास आदमी, बहुत ज़्यादा खास, जो क्लोज, जो कि प्लानिंग का हिस्सा थे, तो सुभाष चंद्र बोस और इनके 3-4 साथी एक हेलीकॉप्टर में बैठे, और उस हेलीकॉप्टर में बस 3-4 ही आदमी बैठ सकते थे, एक तो ड्राइवर हो गया जो मेन चलाएगा, और 2-3 पीछे। तो सुभाष जहाँ बैठे ना, उनके सिर के ऊपर जहाँ उनको जगह मिली, ऐसा एक टैंक था, वो तेल से भरा हुआ था, तो कुछ इस तरह का फ्यूल वगैरह का कुछ सिस्टम रहा होगा, और सुभाष उसके नीचे बैठे, उनके साइड में फिर इस तरफ 2-3 उनके दोस्त और एक चलाने वाला। अब ये पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात है, कि वो जब उड़ान भरी तो सब कुछ ठीक ठाक था, और इनका प्लान था कि मैं जाके जापान में तोजो से मिलूंगा। आगे की क्या प्लानिंग, भाई तोजो का भी तो देश खत्म कर दिया अमेरिका ने, तो कुछ तो करेगा वो। तो तोजो से प्लानिंग के चक्कर में यहाँ से उड़े, ज्यादा खास आदमी साथ नहीं, बस 2-3 आदमी थे, ऐसा नहीं कि 10-20 आदमी जो बता सकें कि क्या हुआ। और कहते हैं रास्ते में कहीं ताइवान के आसपास इसमें कुछ इशू आ गया, और एकदम से आग लगी। तो जहाँ सुभाष बैठे थे उसके ऊपर तो सीधे टैंक था ना, वो आग पकड़ गया, और वो सारा इनके सिर पे फट गया, और पूरे सिर ने आग पकड़ ली, पूरी बॉडी ने। और जैसे ही वो एकदम से धमाका हुआ, एकदम वो आग में पूरा जो ये इनका हेलीकॉप्टर था, इसके चिथड़े उड़े। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस बच गए थे, और वो भागे, पर पूरा सर जो है तेल के कारण वो जल गया था, और फाइनली वहीं गिर गए। और अब ये मुझे तो झूठ लगता है, पर कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ जो है डेड बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम किया, लेकिन ऐसी किसी घटना की गारंटी आप नहीं ले सकते, क्योंकि आज तक इतिहास मौन है सुभाष की डेड बॉडी और सुभाष की मौत पर। बहुत लोग कहते हैं कि ये दिखावटी सब प्लान किया गया था, और सुभाष जिंदा थे। बहुत लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस मर गए थे, और इनकी डेड बॉडी भी उसी में जल गई थी, उस प्लेन के बाद पता ही नहीं कि क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष अब तक जिंदा थे, और गुमनामी बाबा के नाम से, तुम्हें याद है पीछे वो फाइल्स खुलती थी अखबारों में, पता नहीं एक आदमी अभी मरा है कुछ साल पहले, और जब वो मरा ना, तो बिल्कुल वही चेहरा सुभाष चंद्र बोस, गोल चेहरा बिल्कुल, और उसका लुक और सब कुछ अपीरियंस सुभाष जैसा ही था, सुभाष चंद्र बोस जैसा। और जब वो मरे तो वो कहीं गुमनाम तरीके से रहा करते थे, और बहुत पुराने से किसी खंडर टाइप के घर में। तो उनके बक्से जब खोले गए ना, तो उनमें कुछ खुफिया फाइल्स मिली, नक्शे मिले भारत के, जब भारत आज़ाद नहीं था, और विदेशों से लिखे हुए कुछ लेटर्स मिले। पर बहुत दुख की बात है कि ना वो फाइल्स इंडियंस को बताई गई कि क्या निकली, ना ये बताया गया उन लेटर्स में क्या निकला। आज तक इतिहास में रहस्य बना हुआ है सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी कहाँ गई। अगर ये मान लें कि उनके ऊपर इलाज हुआ था उनका, तो डेड बॉडी तो होगी ना, ना तो डेड बॉडी मिली, ना उनका कोई खोज खबर मिली। तो आज तक चुप्पी साधे हुए हैं, बस ये लिख दिया गया कि रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। हमें कुछ नहीं पता वो मरे भी थे, या उनको पकड़ के टॉर्चर किया गया, या उनको उसी टाइम मार दिया गया। तो आज तक ये अननोन फैक्ट है। ठीक है, चलो आगे कल पढ़ेंगे इसको।